योग सूत्र की इस व्याख्या में जिसको ओशो ने बताया है उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप सुनिए कि एक व्यक्ति बुद्ध पुरुष के वचन के बारे में हमने लास्ट वीडियो से इस वीडियो को आप अगर सीरीज़ में देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हमने ये देखा था कि जो 7वां सूत्र है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बात करता है और उसके 3 स्रोत हमने देखे थे। तो जो तीसरा स्रोत था उसके बारे में उसको बताते हुए कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि इस सदी में ऐसा गुरजरफ के साथ हुआ। ऐसा कैसा? लास्ट वीडियो से कनेक्ट कर लीजिएगा। बहुत से लोग उसके प्रति आकर्षित होते, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियां बना देता नए शिष्यों के लिए कि जब वे सामग्रता से श्रद्धा नहीं करते उन्हें तुरंत चले जाना पड़ता, जब तक कि वे बेतुकेपन में भी श्रद्धा नहीं रखते और वे बेतुकी बातें आयोजित की हुई होती थीं। गुरुदेव झूठ बोलता जाता। सुबह वह एक बात कहता, दोपहर को कुछ और फिर तुम कुछ पूछ तो सकते नहीं थे। वह तुम्हारे तर्कपूर्ण मन को पूरी तरह तहस नहस कर डालता। सुबह वह कहता, इस गड्ढे को खोदो, ऐसा करना अनिवार्य ही है, शाम तक यह पूरा हो जाना चाहिए। सारा दिन तुम इसे खोदते रहते, तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते, तुम थक जाते, तुम पसीना पसीना हो जाते, तुमने कुछ भी खाया ना होता और शाम होने पर वह आता और कह देता, मिट्टी को वापस गड्ढे में फेंक दो, और तुम्हारे सामने से पहले वह काम पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारे सोने से पहले वो काम पूरा हो जाना चाहिए। इस समय तक तो एक साधारण बुद्धि वाला भी कह देगा, आपका मतलब क्या है? मैंने सारा दिन बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था कि वह कुछ बहुत ज़रूरी है जिसे शाम तक पूरा करना ही पड़ता, और अब आप कहते हैं मिट्टी को वापस फेंको। यदि तुम ऐसी बातें उससे कहते, गुरुजीएफ कहता, सीधा भाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम मेरे लिए नहीं। यह गड्ढे की या उसे खोदने की बात नहीं है। असल में वह देखना चाह रहा है कि तुम तब भी उसमें श्रद्धा रख सकते हो या नहीं, जब वह बेतुका हो। एक बार वह जान लेता कि तुम उसमें श्रद्धा रख सकते हो और वह वहाँ भी ले गया, उसके साथ चल सके हो, केवल तभी वास्तविक चीज़ चली आती है। तब परीक्षा समाप्त हो गई, तुम परख लिए गए और प्रमाणिक पाए गए हो। एक सच्चा खोजी जो प्रयोग कर सकता है और श्रद्धा रख सकता है, तभी वास्तविक चीज़ें तुम्हें घटित कर सकती हैं, तुम में घट सकती हैं। इससे पहले हरगिज़ नहीं। पतंजलि स्वयं गुरु हैं और वह तीसरा स्रोत जिसे वे हज़ारों शिष्यों के साथ हुए अपने अनुभव द्वारा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे कितने शिष्यों और खोजियों के साथ कार्य कर चुके होंगे, क्योंकि केवल तभी यह संभव हो सकता है कि योग सूत्र जैसा शोध ग्रंथ लिखा जाए। यह किसी विचारक की रचना नहीं है, यह कार्य उसके द्वारा हुआ है जिसने बहुत तरह के मनोवृत्तियों के साथ प्रयोग किए हैं, और उसने जिनके साथ कार्य किया उन हर तरह के व्यक्तियों के मन की कितनी तहों को वह भेद चुका है। तो इसे वे तीसरे स्रोत बनाते हैं, बुद्ध पुरुषों के वचन। और फिर इसके बाद जो 8वां सूत्र है जिसमें कहा गया है कि विपाय एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाता जैसा वो है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक सूत्र है। अब इसको समझते हैं। अब कुछ परिभाषाएं जो आगे चलकर सहायक होंगी। विपर्य की परिभाषा असत ज्ञान, किसी विषय के बारे में मिथ्या धारणा है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाती जैसी वह है। हम सबके पास असत यानी झूठा ज्ञान का बड़ा बोझ है, क्योंकि इससे पहले कि हम तथ्य का साक्षात्कार करें हमारे पास पहले से ही पूर्व धारणाएं होती हैं। यदि तुम हिंदू हो और किसी का तुमसे परिचय कराया जाता है
और यह कहा जाता है कि वह मुसलमान है, फ़ौरन तुमने गलत विचार ले लिया कि वह आदमी गलत ही होगा। यदि तुम ईसाई हो और कोई तुमसे परिचित हुआ यहूदी कि स्वप्न में, तो तुम इस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करने वाले। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम स्वप्न में भी उसको स्वीकार कर लो। तुम इस आदमी के सामने खुलने वाले नहीं हो। एक यहूदी ऐसा कहने से तुम्हारी पूर्व अवधारणाएं प्रवेश कर गई। यह एक यहूदी है, ऐसा कहते हुए ही हमारे अंदर पूर्व अवधारणाएं आ जाती हैं। तुम्हें लगता है जैसे कि तुम इस आदमी को जानते ही हो। अब इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तुम जानते हो कि यह किस तरह का आदमी है। यह एक यहूदी है। तुम्हारा पहले से ही धारणा बना लेने वाला पूर्वग्रही मन है, और वह पूर्वग्रही मन तुम्हें असत ज्ञान देता है। सभी यहूदी बुरे नहीं होते हैं, ना ही सब ईसाई अच्छे होते हैं, ना सारे मुसलमान बुरे होते हैं, ना सभी हिंदू अच्छे होते हैं। वस्तुतः अच्छाई और बुराई का संबंध किसी जाति से नहीं होता, इसका संबंध व्यक्तियों से है। बुरे मुसलमान हो सकते हैं या बुरे हिंदू हो सकते हैं, अच्छे मुसलमान हो सकते हैं या अच्छे हिंदू हो सकते हैं। अच्छाई और बुराई का किसी देश से, किसी जाति से, किसी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध व्यक्तियों से है, व्यक्तित्व से है। लेकिन कठिन है बिना किसी पूर्वग्रह वाले व्यक्ति का सामना करना। यदि तुम कर सको तो तुम एक नया बोध पाओगे। अब यहाँ पे मैं अपना खुद का एक अनुभव बताती हूँ। मैं क्लास 8th तक कभी किसी मुस्लिम से ना मैंने बात की थी, जानती थी कि मुसलमान होते हैं, और ना मैं किसी मुस्लिम को पर्सनली पहचानती थी। फिर 9th में मेरा एडमिशन हुआ और अयूब अली खान नाम के एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ एज अ टीचर। वो पहले टीचर थे। मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी स्कूल का, और उन्होंने एक वाक्य कहा, सेंटेंस बोला मुझे कि ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस मैंने फॉर्म फिलअप किया था। और मैं अकेली नहीं थी, चूँकि मेरे साथ में 2-3 गर्ल्स और थीं, और उनमें से मुझे उनका कहना मेरे लिए तो इंस्पिरेशन था, और मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात भी थी। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। और उससे पहले जितनी भी मैंने बचपन में मूवीज़ देखी होंगी, फिल्में देखी, नाटक देखे होंगे, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं मेरे मन में अवधारणा या पूर्व अवधारणा बन चुकी थी कि मुसलमान मतलब आतंकवादी, आतंकवादी मतलब पाकिस्तानी। फिर एक बच्चा था, जब मैं 2021 की बात है, एक पाकिस्तान का क्लास 10th का स्टूडेंट था। हमारी काफ़ी बातें हुई। तब तक मुझे नहीं था पता कि ये बच्चा जो है ये पाकिस्तान से है। फिर उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि, मतलब मैंने पहले उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उसने बोला पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान से नहीं, पंजाब से बोला उसने। मतलब पाकिस्तान में भी एक जो पंजाब है वहाँ से था वो। अब मैं जो थी तो मैंने उससे मैंने कहा कि, उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि तुम्हारे ईस्ट से। तो अब जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ईस्ट से, मतलब उसको मैंने बोला कि तुम्हारी कंट्री से नहीं हूँ मैं, तो फिर क्योंकि वो कहाँ इंस्टाग्राम था शायद, या ऐसी जगह थी, टेलीग्राम था, हाँ, तो वहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि आप किस देश से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो फिर जब मैंने उसको बोला तो उसने कहा इंडिया, नो आप इंडिया से नहीं हो सकते, इंडिया की लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, ऐसे। तो उनके ब्रेन में भी हमारे लिए पता नहीं क्या है, और हमारे ब्रेन में तो क्या है वो मैं बता चुकी हूँ कि एज अ 8th क्लास की स्टूडेंट तक मैं पाकिस्तान और आतंकवाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं जानती थी। जब मैं स्कूल में पहुंची, मैं अगेन अगर अपनी स्टोरी पे बैक जाऊं, तो जो 9th से 12th तक जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की, मुझे प्रैक्टिकल्स बनाने हों, मुझे स्टेट लेवल प्लेयर रही हूँ मैं फुटबॉल में, तो अगर मुझे वहाँ जाना हो, मुझे स्पीच देनी हो, मुझे एंकरिंग करनी हो, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ मैंने उनसे कहा हो कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें, और उन्होंने
मुझे गाइड ना किया हो, बेस्ट वे में गाइड ना किया हो, बेस्ट मेंटरशिप ना दी हो। क्योंकि 8th तक के मुझे जो एप्रिसिएशन मिला था वो बहुत मतलब इस लेवल का था कि काफ़ी लोगों को जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तो हैं लेकिन तुम ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे। मेरे ऐसे एक टीचर ने कहा था कि तुम 12th के बाद नहीं पढ़ पाओगे। और वो टीचर जब मेरे न्यू प्रिंसिपल भी आए तो उन्होंने मतलब मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए क्लास 10th के। 26 जनवरी का समारोह था और न्यू प्रिंसिपल ने ज्वाइनिंग की थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए मिलवाया कि ये आपकी अभी 10th क्लास की न्यू टॉपर आने वाले इस साल में होगी। एंड फिर मैंने उस साल स्कूल टॉप किया, तो अनबिलीवेबल था। बट तब से मेरे लिए मुसलमान लाइक और सबसे इतनी सारी गर्ल्स थी पूरे स्कूल में, लेकिन 2 लड़कियां, रेहाना गुलफ्सा नाम की 2 लड़कियां जिनका नाम मुझे कभी नहीं भूलेगा लाइफ में, वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प करती स्टडीज़ में। मैं उतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो वो मुझे अपने नोट्स दे दिए एंड मैं उनके नोट्स करती, उससे मेरा रिवीजन तक हो जाता। तो ऐसे उन्होंने मुझे हेल्प की कि हर तरीके से, अगर वो पढ़ने के लिए खुद लेके आती प्रश्न बैंक जो भी स्कूल में वो चाहिए होता होगा, तो और अगर मैं उससे ले लेती तो वो हफ्ते भर नहीं मांगती। अब ऐसा है कि वो पढ़ाई उतनी नहीं करती थी, इसलिए दे रीज़न ये भी था कि कभी भी मैंने किसी भी चीज़ को कहा होगा कि गुलफ्सा ऐसा कर देना, तो गुलफ्सा बानो ने मना किया हो, नहीं हुआ है ऐसा, बहुत बाई चांस। तो मुसलमान सारे बुरे नहीं होते हैं, ये मेरी फितरत इतनी। और अब मेरी ये पूर्वाधारणा है कि अगर कोई मुस्लिम है तो मैं ये समझती हूँ कि वो अच्छा ही होगा ज़्यादातर कंडीशंस में। एंड मुझे मुस्लिम लड़के जो वो अदब से बोलते हैं कि आइए, मतलब उनका जो लहज़ा है वो मुझे अच्छा ही लगता है रादर देन कि जो कि नॉन मुस्लिम इंसान लड़के होते हैं। तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, ऐसा नहीं कि मुसलमान ही, हिंदू मुझे पसंद नहीं है, हिंदू तो जैसे मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं खुद ही हूँ और मेरा मेंटलिटी उनके लिए पहले से भी पॉजिटिव था तो अब भी पॉजिटिव है। लेकिन एज अ अदर कम्युनिटी मुझे जो मतलब कि पूर्व धारणा थी वो मेरी जो हटी वो इस तरीके से। तो मैंने तो जितनी बार भी किसी मुस्लिम इंसान से बात की है या मिली हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है कि उनके अंदर ऐसी ख़ास बुराई होती है। तो हर एक मुसलमान बुरा नहीं होता, हर एक हिंदू अच्छा नहीं होता। हिंदू भी अच्छे होते हैं, मुसलमान भी अच्छे होते हैं, बुद्ध सिख सब अच्छे होते हैं और सब बुरे होते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला है। अब हम क्या बात कर रहे थे? कई लोग कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं, ये मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बनते हैं? आप थोड़ा गौर से देखिए। अगर एनालाइज करना चाहते हैं, यहूदी ईसाई अंग्रेज़ मानते हैं हम, तो हमें तो ये लगता ही नहीं है कि कौन यहूदी है कोई ईसाई है। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरा उनकी बदौलत हुआ और पूरी दुनिया ने रिलीजन बेस्ड ही तो था पूरा का पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर। यहूदियों को किस तरीके से, ईसाइयों को किस तरीके से हिटलर ने भड़का पाया। और तो जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं मानते हैं, अंग्रेज इस तरीके से दिखावा करते हैं कि हिंदुओं में ही है, शिया सुन्नी में है। और मुसलमान मुसलमानों को नहीं मारते हैं क्या? मुसलमान मुसलमानों को भी मारते हैं, शिया सुन्नी की दनादन चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम बहुत गहराई में है। लेकिन बस मेरा ये अनुभव था पर्सनल लाइफ का कि पूर्व अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। जैसे मैं अगर किसी भी व्यक्ति से बात करती हूँ तो वो सिर्फ मेरा जेंडर देखता है, जस्ट ओनली। मैं सबके लिए केवल एक जेंडर हूँ, फिर मैं एक इंसान हूँ। पहले मैं इंसान नहीं हूँ, पहले मैं सबके लिए एक जेंडर हूँ कि ये एक लड़की है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मुझसे बात करे तो ये लड़की है, शायद हो सकता है अट्रैक्शन हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। मैं इंसान नहीं हूँ ना, मैं इंसान बाद में हूँ लोगों के लिए, पहले मैं एक लड़की हूँ।
लड़की होने से मेरी आइडेंटिटी लोग वो करते हैं। जैसे किसी कास्ट या रिलीजन को देख के आप पूर्व अवधारणा नहीं बना सकते, वैसे आपको जेंडर के आधार पर कोई हक नहीं है ये एज्यूम करने का, ये तो बस लड़की है तो मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ, या ये तो सिर्फ लड़की है तो मैं उस तरीके की बात करूँ। पहले आप मुझे इंसान समझिए, उस बेस पे आप मुझसे डिस्कशन कीजिए, उस बेस पे आप मेरी बातों को एनालाइज करिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि ऐसा संभव लगता ही नहीं। सबके लिए मैं केवल एक ऑब्जेक्ट, एक तरीके की एक वस्तु है। एक लड़की की पूरी आइडेंटिटी इस बेस पे रखी गई है कहीं ना कहीं कि देखो वो लड़की तो इतनी ख़राब लगती थी, उसको फिर भी अच्छा घर मिल गया। हमने क्या किया है गर्ल्स के साथ में, उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं हम दे सकते। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, इसका उसका। हाँ एक कम हो रहा है, लेकिन कहाँ पे कम हो रहा है? केवल टॉप के 10 या 5 जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ, जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे तो पूरे गांव में केवल इसी के आधार पे आप जज किए जाते हो, यही आपकी पहचान है। तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज इतना कम क्षेत्र में हो रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप पूर्व अवधारणा, जैसे कबीर इतने महान संत, और कि औरत को नर्क का द्वार कहते हैं, माया कहते हैं, कैसे? क्योंकि पूर्व अवधारणा ही बना ली होगी उन्होंने। बड़ी विडंबना नहीं होती है? और जैसे कि जितना भी औरतों के बारे में कहा है वो सिर्फ पुरुषों ने कहा है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप बिना वो हुए उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन औरतों को, क्योंकि पहले आप हमारा जेंडर देखेंगे फिर आप हमारी बात सुनेंगे। पहले आप हमारी बात, हमारे अंदर भी काबिलियत हो सकती है, हम भी बुद्ध हो सकते हैं, ये आप बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचेंगे ये लड़की है, ये औरत है, ये फीमेल है। तो सॉरी तो बस पूर्व अवधारणाओं को त्यागें, तब आप समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को डिस्कशन होता है कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर को छोड़ के, बिहेवियर होता है। वो हो सकता है कि अब मैं लड़की हूँ तो मैं बिहेव तो लड़की जैसा करूँगी, मैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मेरे अंदर इनबिल्ड होगा। लेकिन डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन जो होता है वो प्योरली जेंडर बेस नहीं हो सकता। आप सामने कुछ भी हो सकता है, बात तो जो सही है वही रखूँगी। बिहेव नहीं रोक सकती हूँ मैं कि मैं अपना बायोलॉजिकल बिहेवियर रोक लूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं कैसे रोक सकती ना मैं। तो पूर्व अवधारणाएँ नहीं बनानी है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या कहा ओशो ने आगे। ठीक है।